अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कल हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेक्चर किया था फनगेट का। टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर। कल हमने कुछ डिस्कस किया था कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो हैं वो किस टाइप के आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली है क्या, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके लिए जो हमें की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो बुनियादी तौर पर क्या हैं। तो आज हम उसकी कुछ कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे और साथ ही साथ जो है हम आज से अपने जो जिसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के जो है आते हैं वो हम इंशाल्लाह जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बेटे बात करें तो कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, आगे चल के हम इसको और थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। नंबर 1 इज़ कॉल्ड स्किमिंग। अब आपने स्किमिंग का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज़ में से कोई उसका जो थीम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। आपने स्किम्ड मिल्क पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्किम्ड मिल्क क्या है कि जो उसमें जो बलाई है उसकी वो निकालें, जो फैट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लें, तो दैट इज़ कॉल्ड स्किम्ड मिल्क, उसमें से वो निकल जाता है। तो आपने क्या करनी है? स्किमिंग करनी है। स्किमिंग क्या है जी? आप इसको लिख लें, नोइंग द थीम। ठीक है, कि आपको जो है वो पता होना चाहिए, या आप इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं, रीडिंग ओनली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। कि आप एक वन गो में जो है वो गो थ्रू करते हुए पैसेज को जो है उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसका थीम है, जो क्रक्स है उसका, ठीक है, उसको आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस स्किमिंग के प्रोसेस के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं मैं लिख रहा हूँ। एक तो आपने फर्स्ट लाइन या पैसेज, क्योंकि मल्टीपल पैसेजेस पे मुश्तमिल हो सकता है कि आपका पैसेज, प्लस इसमें जो लास्ट फ्यू लाइंस हैं वो, या लास्ट लाइन। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इनकी रीज़न आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट फ्यू लाइंस हैं या फर्स्ट पैसेज है, ये क्या करता है? इट एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम और आइडिया। जब आप पहला आपका जो पैसेज होता है ना, ये पहली जो चंद लाइनें होती हैं, इसमें वो जो आप मेन थीम है उसको आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो? इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, जो मेन आपका थीम है उस पर बात कर रहे होते हैं। एक इंट्रोडक्टरी जो है वो पैसेज होता है। ठीक है, किसी आइडिया के मुतालिक बात कर रहे हैं, किसी पर्सनालिटी के मुतालिक बात कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के मुतालिक बात कर रहे हैं, कुछ साइंटिफिक इशू डिस्कस हो रहा है, तो जो फर्स्ट फ्यू लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें होती हैं। इस हवाले से जो पहला पैसेज है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट फ्यू लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? लास्ट फ्यू लाइंस इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं बिकॉज क्योंकि दो चीज़ें इसमें होती हैं। या तो आखिरी जो चंद लाइनें हैं उनमें आप रीट्रेट करते हैं
जो बात आपने कही होती है उसको दोबारा एम्फसाइज करके जो है अपनी बात माइंड अप करते हैं। जैसे सपोज हम सब ने अपनी लाइफ में डिबेट्स बहुत सी सुनी होती हैं, ठीक है, बहुत सी डिबेट्स हमने सुनी होती हैं। उन डिबेट्स में एक जो बहुत कॉमन चीज़ होती है जो हम बार बार देखते हैं कि जहाँ टॉपिक स्टार्ट हुआ होता है, जहाँ टॉपिक स्टार्ट हुआ होता है वहीं पर दोबारा आकर जो है वो कंक्लूड करता है। याद है, इफ़ यू कैन रिकॉल योर कॉलेज और योर स्कूल, तो आपको बहुत से डिबेट कॉम्पिटिशन्स आपने देखे होंगे वहाँ। तो वहाँ क्या होता है कि जिस टॉपिक से शुरू होता है अल्टीमेटली वाइंड अप वो कहाँ करता है, वाइंड अप भी वहीं करता है। एंड पे वो कहता है कि साहिब सदर और द गेस्ट ऑफ ऑनर उसको मुखातिब करते हुए कि दिस प्रूव्स माई पॉइंट दैट इट इज़ सो, कि जो भी जिस भी चीज़ को वो एडवोकेट कर रहा होता है या अपोज कर रहा होता है उस पर वो वाइंड अप करता है कि इससे ये साबित होता है, सारी बहस से ये साबित होता है कि मैं जो कह रहा था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इससे आपको मेन थीम का इससे आइडिया हो जाता है कि शुरू में भी वो अपना मेन आइडिया डिस्कस कर रहा होता है, फिर सेंटर वाले पैराग्राफ्स जो हैं नॉर्मली उसमें उसकी डिटेल्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस वो डिस्कस करता है और अल्टीमेटली फिर जब वाइंड अप करता है तो वो उसको रीट्रेट करता है, वो दोबारा उसको कंक्लूड करता है, जिससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है टू नो द थीम। ये जो हमारा बेसिक था स्किमिंग का पर्पस, ठीक है। तो उसमें आपने फर्स्ट पैसेज या फर्स्ट फ्यू लाइन्स और लास्ट फ्यू लाइन्स बहुत ध्यान से पढ़नी होती हैं। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी होती है नेम्स, इवेंट्स एंड डेट्स। ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो आपके पैसेजेस हैं उनमें ये तीन चीज़ें बड़ी वाइटल हैं। नाम भी ज़रूरी है, डेट्स भी इसमें अक्सर पूछी जाती हैं और इवेंट्स के मुतालिक भी जो है वो अक्सर जो है वो उसमें सवाल होता है। सो ये पहली स्ट्रैटेजी जो है कॉम्प्रिहेंशन की, दैट इज स्किमिंग, ठीक है, कि आपने क्या करना है, स्किम कर लेना है। सबसे पहले जो आपने वो जिसको कहते हैं ना, जो उसका जेस्ट है, जो उसका थीम है, उसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं सो दैट कि आपको ये पता चल सके कि ये पैसेज जो है वो बुनियादी तौर पर किस चीज़ के मुतालिक है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरी स्ट्रैटेजी, इसको मैं कहा करता हूं स्कैनिंग, ठीक है। अब स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज एक्चुअली टारगेटेड रीडिंग। टारगेटेड रीडिंग आपने करनी, आपने पूरा पैसेज जो है वो नहीं पढ़ना, आपने उस पैसेज में से जो है सिर्फ जो आपके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना है और वही हमारा पर्पस होना चाहिए। अब देखें ये क्यों ज़रूरी है और इसके करने का तरीका क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ आगे। टारगेटेड रीडिंग कैसे पॉसिबल है? अब देखें या ये तो आपको पता नहीं ना चलेगा कि टारगेटेड रीडिंग जो है हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप कैसे डिटरमिन करेंगे पैसेज पढ़ते हुए कि ये पैसेज में ये लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या ये मेरी टारगेट लाइन है या नहीं है, या मुझे ये लाइन पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? यू कैन नेवर गेस। सो इसके लिए हम एक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं हंटर्स अप्रोच। हंटर्स अप्रोच क्या है? दैट इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है।
इसी हंटर्स अप्रोच को बाज लोग बॉटम अप अप्रोच का नाम भी देते हैं। अब आपको बताता हूं कि हाउ इट वर्क्स। हंटर्स अप्रोच क्या है कि आपने पहले सवाल पढ़ लेने हैं, सवाल आइडेंटिफाई कर लेने हैं, और फिर क्या करने हैं, तीसरे नंबर पर लुक आउट सवाल पहले पढ़ लेने हैं और फिर सिर्फ पैसेजेस के उन हिस्सों को फोकस करना है जहां पर उन सवालों के जवाबात मौजूद हैं, या वो हिस्से सिर्फ डिस्कस करने हैं जहां पर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसका ताल्लुक आपके क्वेश्चन से है। अब ये हंटर्स अप्रोच क्या है, थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर रहा हूँ, क्यों हम इसको हंटर्स अप्रोच कहते हैं। देखिए, हंटर जो है, जो शिकारी हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं कभी आप कहीं वीडियो देखी हो, ख़ुद कभी कोई इंटरेक्शन हुआ हो, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो शिकारी हैं वो सारा वक्त या सारा जंगल नहीं छानता, ठीक है। मसलन उसको पता है सपोज़ कि मुर्गाबी जो है वो शाम के वक्त बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो ये नहीं करेगा कि सुबह फजर के सही जो है ना वो फंदा लगा के जाल लगा कर बैठ जाए, ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज उसे पता है कि मुर्गाबी ने जो है वो दोपहर के वक्त, शाम सुबह के वक्त आप बाहर निकलना ही नहीं है। तो जब उसने बाहर नहीं निकलना, ठीक है, तो फंदा लगाकर या जाल लगाकर रखने की या अपने सारा इक्विपमेंट रेडी करके जो है वो रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। या सपोज़ एक शिकारी है और वो जाता है और उसको पता है कि जंगल का जो घने वाला हिस्सा है वहाँ पर हिरन जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है, या उनका जो रहना है, जो उनकी हाइड आउट्स हैं वो थिक फॉरेस्ट में है, तो वो ये नहीं करेगा कि जहाँ से जंगल शुरू हुआ वहीं से ही हिरन जो है अपने शिकारी कुत्तों को दौड़ाना शुरू कर दे और जनाब वहीं से उसकी तलाश शुरू कर दे। वो अपनी वो सारी की सारी एनर्जी क्या करेगा, सेव करेगा, वो सारी की सारी एनर्जी बचाएगा और उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर हिरन अवेलेबल है, ठीक है। तो यही आपने करना है कि आपके पैसेज में भी, अब देखिए आपके एमसीक्यूज कितने हैं, बाय द मैक्सिमम याद रखें एक चीज़, बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके एमसीक्यूज मैक्सिमम भी जो है ना, जो ई कैट का आपका सबसे ज़्यादा लेंथी पैसेज होता है उसमें भी आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज 10 हैं। 10 एमसीक्यूज का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 10 लाइनें वाइटल होंगी आपके लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है। एक एमसीक्यू एक ही लाइन का होगा ना, इससे ज़्यादा तो मतलब शाज़ नादरी मुमकिन है, अदरवाइज़ एक लाइन से भी काम का ही होता है। तो 10 लाइनें, अब एक जो पैसेज आपको दिया जाता है वो कम से कम को 25, 30, 35 लाइनों का होता है, ठीक है, रफली, ठीक है, बल्कि इससे भी शायद थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो वो उन 30-35 लाइनों में से, 40 लाइनों में से आपके काम की कितनी होती हैं, 10 लाइनें, और वो 10 लाइनें भी समटाइम पूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात आपको होता है कि उन एक पूरी लाइन में से सिर्फ एक वर्ड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कोई डेट उसने पूछ ली, कोई इवेंट पूछ लिया, कोई नाम पूछ लिया, तो आपके लिए वो पूरी लाइन रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए वो क्या नाम रेलेवेंट क्या चीज़ है आपके लिए वो सिर्फ एक नाम, एक वर्ड रेलेवेंट है, ठीक है। तो उस एक वर्ड को ढूंढने के लिए आप पूरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल हंटर्स अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अब ये आपको सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि ये कैसे मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम शुरू से हमारा ट्रेंड क्या होता है कि पहले हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना है, उसके बाद सवाल पढ़ने हैं, यही ट्रेंड होता है हमारा। तो चूँकि हमारा ये हैबिट नहीं होती, हमारी चीज़ एक कह लें प्रैक्टिस में नहीं होती, इसलिए हमें लगता है कि दैट इज़ वेरी ऑड। बट एंट्री टेस्ट में याद रखें, हमने चीज़ों को डिफरेंटली ही करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एंट्री टेस्ट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स डिफरेंट,
ठीक है वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में जो है वो हमने इसको करना है। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या हुई, स्किमिंग, और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो गई, स्कैनिंग। ठीक है जी, स्कैनिंग क्या है, आपने टारगेटेड चीज़ जो है वो देखनी है और टारगेटेड चीज़ पर ही आपने अपना सारे का सारा जो है फोकस उस पर जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट दो स्ट्रैटेजीज भी हम अभी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है बेटे, दैट वी कॉल आई ठीक है, इसको जो है वो मैं हमेशा जो है वो IEI फॉर्मूला जो है वो कहता हूँ। ठीक है, कैसे IEI फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और इसको ऐड करने के लिए एक और फॉर्मूला हम साथ इसके ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो भी इसी की स्ट्रैटेजी है, दैट इज कॉल्ड TDD। ये अभी आप कर लें, जब हम इसके टेस्ट डिस्कस करेंगे या नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसमें फिर आपको इसकी एग्जांपल भी देता जाऊंगा। TDD ये क्या है जी, सबसे पहले टॉपिक, देन डिटेल्स, और एंड पर हम करते हैं डिटेल्स ऑफ ठीक है, डिटेल्स ऑफ डिटेल। अब इसको ज़रा समझ लें, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। देखिए, एंट्री टेस्ट में आपको बहुत दफ़ा ये होता है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये हो जाता है सम टाइम, कि आपको सही जवाब पता नहीं होता। ठीक है, आप बिल्कुल एक्यूरेट जवाब जो है वो देने की पोजीशन में नहीं होते। वजह उसकी क्या होती है, वजह भी उसकी बता देता हूं। एंट्री टेस्ट में आपको ऑप्शंस जो 4 दी जाती हैं ना, वो 4 तरह के ऑप्शंस कौन सी होती हैं, वो सारी की सारी गलत नहीं होती, याद रखें। उसमें एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये ऐसी ऑप्शन होती है जो आपको विजिबल नजर आ रही होती है कि ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो इसको एक्सक्लूड करना, इसको एलिमिनेट करना जो है वो बड़ा आसान होता है। दूसरी होती है जी नियर टू करेक्ट, कि आपको जो है वो बन भी सकती है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं ना कि इट कैन बी, अगर आपके पास एग्जैक्ट वाली ऑप्शन ना हो तो ये उसकी दूसरी ऑप्शन के तौर पे यूज़ हो सकती है। मसलन मिसाल के तौर पे सिनोनिम एंटोनिम का कोई आया है, सपोज MCQ आया है और उसमें उसका एग्जैक्ट सिनोनिम जो है वो तो नहीं दिया हुआ। मसलन मैं आपको एक बल्कि एग्जांपल ही दे देता हूँ। एक वर्ड आपके पास सिनोनिम आ गया जी, एक वर्ड आ गया एब्सोल्यूशन। अब एब्सोल्यूशन जो है वो हम कहते हैं फॉरगिवनेस को, ठीक है, माफ कर देने को, ठीक है, मर्सी को। अब ऑप्शंस देखें, एक ऑप्शन आ गई जी रॉथ,
बी ऑप्शन आ गई, फॉरगिव, सी ऑप्शन आ गई, मर्सी, और डी ऑप्शन आ गई, कन्फ्यूजन। ठीक है, अब देखें इसमें जो रात है ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, माफी का गुस्सा तो नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ऑप्शन। अब पीछे हमारे पास दो ऑप्शन बची, मर्सी और फॉरगिव। अब फॉरगिव आपको लगता है कि फॉरगिव का मतलब भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, फॉरगिव का मतलब भी माफ कर देना ही है, बट आप याद रखें कि फॉरगिव क्या है, फॉरगिव है यहां पर वर्ब, जबकि सिनोनिम में जो आपसे वर्ड पूछा गया है ये क्या था, दैट वाज नाउन, ये नाउन था। तो नाउन का सिनोनिम वर्ब नहीं हो सकता, नाउन का सिनोनिम क्या होगा, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। ठीक है, तो इसलिए फॉरगिव ऑल्दो इट लुक्स करेक्ट, हाँ अगर हमारे पास यहाँ मर्सी ना होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास मर्सी ना होता, यहाँ पर हम कर देते जी डिसेप्शन, तो फिर हमारी सही ऑप्शन क्या होती, नियर टू करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज फॉरगिव। बट चूंकि यहाँ पर हमारे पास मर्सी मौजूद था इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पर जो हमारी मर्सी वाली ऑप्शन थी जो नाउन था उसको चूज करेंगे। तीसरी जो इसमें सॉल्यूशन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं आई कैचर्स। आई कैचर्स क्या होते हैं, आई कैचर्स होते हैं कि वो चीज़ें जो कि बज़ाहिर आपको देखते ही लगता है कि यस दैट इज़ द राइट ऑप्शन, लेकिन वो राइट ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल क्या होती है, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो होती है। मसलन अगर हम सपोज सेंटेंस कंप्लीशन की हम बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, ये एक ऑप्शन आ गई। अब इसमें हम कर देते हैं जी ए में मैं कर देता हूं सपोर्ट, सपोर्टिंग, सपोर्टेड। एक ऑप्शन जस्ट हम उसको डिस्कस करें, यू हैड बेटर ब्लैंक मी, ठीक है, थ्रू दिस टेस्टिंग टाइम। अब बचपन से लेके हम क्या पढ़ते आ रहे होते हैं कि हैज़ हैव हैड जो ही आता है तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जो ही आप हैड हैव देखते हैं तो आपका फौरन दिमाग किधर जाता है, यू हैड बेटर सपोर्टेड मी। ठीक है, बिकॉज अब शुरू से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हैज़ हैव हैड जहां भी आएगा उसके साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। बट यू मस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर हैड नहीं है, यहाँ पर क्या है, हैड बेटर। और हैड बेटर, बेटर, लेट, मेक, हेल्प और रादर, रादर देन, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर सपोर्टेड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यू हैड बेटर सपोर्ट मी। तो डिस्पाइट वी आर यूजिंग हैड,
हैंड इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सपोर्टेड नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो कि आई कैचर क्या होगा, आई कैचर होगा आपका सपोर्टेड, लेकिन हमने यूज क्या करना है, सपोर्ट। ठीक है जी। लास्ट जो चीज हमारे पास आती है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये 4 तरह के ऑप्शंस आती हैं। अब वापस इस पे हम आते हैं जिस वजह से मैंने वो चीजें लिखी। अब जो एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन है ना, सॉरी एब्सोल्यूट इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये तो आप बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। अब इन 3 में जो है ना, अक्सर ये जो 3 है, नियर टू करेक्ट है, आई कैचर और करेक्ट है, इनमें आपको कंफ्यूजन आ जाती है, अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें फिर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखनी होती है, सबसे पहले आपको देखना होता है इंफॉर्मेशन। अब ये स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स हम बात करें, याद रखें, इनको इम्प्लीमेंट कहाँ करने वो भी हम आगे देखेंगे टेस्ट में। सबसे पहले तो आप उस चीज़ के मुतालिक जो है वो टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करें। यू मस्ट गैदर ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप क्या करें, इनमें से कम एलिमिनेशन के प्रोसेस पे हम क्या जाएंगे, एटलीस्ट 1 needs to be eliminated। हमारे पास यहाँ कितनी ऑप्शंस थी, वो ऊपर मैंने बताया, यहाँ कितनी ऑप्शंस थी, 3। इन 3 में से कम अज कम मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। एक तो कम अज कम आप उसमें से एलिमिनेट करेंगे। वो एलिमिनेट मल्टीपल चीज़ों की बेस पे हम कर सकते हैं, वो आगे जो सवाल आएंगे तो उसमें मैं फिर आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह मुख्तलिफ तरह के सवालों में हमने किस तरह से चीज़ें एडप्ट करनी है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ 3 थी तो यहाँ पर कितनी रही, 2। इनको आपने क्या करना है, इनका आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद आपने क्या करना है, चूज 1। इन 2 में से हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली एक ऑप्शन जो है वो हम चूज कर लेंगे। अब इस चॉइस में आपको ये दूसरा फॉर्मूला हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इस चॉइस को करने में पहले क्या है, चूज करने के लिए क्या जरूरी चीज है, एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले आप देखें, टॉपिक देख लें, टॉपिक क्या है। ठीक है, किस बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ भी आपको बात क्लियर ना हो तो फिर उस टॉपिक की कुछ ना कुछ डिटेल्स भी जो है वो उन्होंने दी होंगी। ठीक है, जैसे सपोज अभी हम गिफ्ट ऑफ में जाए कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की, तो उसमें बेसिक टॉपिक क्या था, सफरिंग्स, ऐसे ही है। ठीक है, डिटेल उसकी क्या थी कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो क्रिसमस जो है वो एंजॉय करना चाहते थे। और डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स क्या हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बेचकर जो है वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा। और जब वो सारी आप एवेल्युएट कर लेंगे तो उसके बाद आप उस सवाल का जवाब, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में रखा था कि वाई वर दे वाइजेस्ट, वाई वर दे द वाइजेस्ट एवरीवेयर, कि वो हर जगह जो है उन्हें अक्लमंद तरीन लोग क्यों कहते हैं। वो क्यों हम कब समझ आएगा, जब हम टॉपिक भी पढ़ लेंगे, सफरिंग भी, उनके हालात भी, और फिर उन हालात में जो कुछ हमने परफॉर्म किया, टॉपिक, डिटेल एंड डिटेल ऑफ द डिटेल। अगर आप ये तीनों चीज़ें एनालाइज कर लेंगे तो फिर आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ पर आपके पास कितनी थी, 4। उनमें से एक आपने एलिमिनेट यहीं पे कर दी इंफॉर्मेशन के स्टेज पे, फिर एक आपने एलिमिनेशन में गए। ठीक है, 3 में से आपने एक एलिमिनेट की, यहाँ 2 आ गई, इन 2 में से आपने एनालिसिस किया
और एक ऑप्शन जो है, मतलब पहले आप ये कट करेंगे फिर ये करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल ओनली सर्वाइव। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इसकी जो है वो स्ट्रैटेजीज हैं। इसमें जो चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकती हैं वो बहुत ब्रीफली बता देता हूं आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को आसान बना देंगी। ठीक है, पहले हम इसको कर चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार फिर एक रिवीजन के तौर पर जो है हम इसको देख रहे हैं। नंबर 1 जो चीज़ आपने करनी है वो क्या करनी है, फाइंड आउट द थीम। ठीक है, दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। जो स्पीडी रीडिंग है, यूं कर लें, इसको यूं लिख लें। ठीक है, जितनी आप रीडिंग जो है वो आपकी स्पीडी होगी उतना ही आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। वोकैबुलरी की अगर आप बात करें तो इसमें जो एक चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी वो करेगी एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स। जो टिपिकल टर्मिनोलॉजी होगी ना, टिपिकल टर्मिनोलॉजी होगी उसकी उन्होंने ब्रैकेट्स में कहीं ना कहीं आसपास उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी होगी। ठीक है, अदरवाइज आपको वो टिपिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो कभी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में नहीं देगा। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ठीक है, इसके बाद जी आपने डिटेल्स जो हैं उनको हमने नहीं करना, हम पहले भी कर चुके। टारगेटेड ऑपरेशन हमने करना है। नंबर 5 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट इंटेंगल योर सेल्फ इन अ सिंगल वेब। ये बड़ी ज़रूरी बात है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, या पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि उस वजह से पैनिक हो जाए। ठीक है, परेशान हो जाए कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई, ये समझ नहीं आ रहा तो उस एक जाले से निकल आए, उसमें फंस के नहीं रह जाना। वो 1-2 लाइन्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, बाकी पूरा पैसेज जो है वो क्या है, वो आपको समझ आ रहा है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि वो किसी एक जगह पे स्टक होते हैं और उसके बाद वो पूरा पैसेज जो बाकी समझ आ भी रहा होता है, ये जिन वर्ड्स के मतलब पता होते भी हैं, उनमें भी इतने गड़बड़ा जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि वो उनका मीनिंग, उनके आंसर्स भी सही तरह से नहीं कर पाते। सो इंटेंगल नहीं करना अपने आप को। मैं हमेशा कहता हूं पार्क सम वर्ड्स और फ्रेजेस, कुछ को होल्ड कर ले। जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार में सारे के सारे मीनिंग्स बताने हैं। एक तो जो अननेसेसरी है उनको तो छोड़ ही दें। ठीक है, और अगर कोई नेसेसरी भी है, आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन आपको उस वक्त उसकी समझ नहीं आ रही, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पहली बार में जो है उसको पूरे का पूरा रस्तू बन के उसको एक्सप्लेन करना है। नो नीड टू डू इट, कतई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, स्टे काम, स्टे ईजी।
एक जुमला समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें, उसको पार्क कर दें, होल्ड कर दें, साइड पे कर दें, बाकी का पैसेज जो है उसको पढ़ें, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आप बाकी का पैसेज पढ़ते हो ना, बाकी के 9 सवाल आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो वो 10वां सवाल ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व इस तरह से हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अब सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन रह गई है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया। तो चूंकि वो इन्फॉर्मेशन ही वही बचती है, जिसको एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन रह जाती है जिसको आपने डिस्कस नहीं किया होता, इसलिए बड़े इजीली जो है आप उस इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर लेते हैं या उसको अप्रोच कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है, दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं। आप इंजीनियरिंग के बच्चे नॉर्मली उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे आप उसको पढ़ रहे होते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं बहुत सारे, ख़ास तौर पे अगर कोई साइंस रिलेटेड कोई टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री से रेलेवेंट कोई टॉपिक है, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप बेहतर आपका दिमाग काम करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, ठीक है। जस्ट एक वन गो में एक बार देख लें, थीम देखना है, टाइम मैनेजमेंट अपनी ठीक रखनी है, वोकैबुलरी के लिए जो वर्ड दिया हुआ है, टर्मिनोलॉजी दी हुई है, उसके दाएं बाएं कहीं ना कहीं एक आध लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी होगी। डिटेल्स को आपने छोड़ देना है, बिल्कुल किसी एक पॉइंट पे स्टक नहीं होना। कुछ चीज़ों को क्या करना है, नहीं समझ आ रही, होल्ड कर लेना है, पार्क कर लेना है। और सातवीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने अपनी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको आपने ठीक रखना है। सो ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी जो हमने अडॉप्ट करनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ तक जो है आई डू होप कि आप सब लोग जो है उसको समझ गए होंगे। ये 4 स्ट्रैटेजीज़ हमने देखी थी। पहली क्या थी, रिफ़्रेश करो एक बार फिर, स्किमिंग थी। स्किमिंग क्या थी, आपने ऊपर से जो उसका थीम है, जो जस्ट है, वो अलग कर लेना ताकि आपको पता चले कि टॉपिक क्या है। नंबर 2 क्या थी आपके पास, पहली वाली स्किमिंग थी, दूसरी वाली स्कैनिंग थी। स्कैनिंग में क्या करना है, हंटर्स अप्रोच अडॉप्ट करनी है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ उसी के मुतालिक आपने बात करनी है, अदरवाइज आपने बात नहीं करनी। तीसरी जो चीज़ है हमने वो यूज़ करने है, अगर कहीं हम फंस आते हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि ऑप्शन क्या है, तो फिर हमने क्या यूज़ करने हैं, IEI मेथड हमने यूज़ करने हैं, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फरेंस, ठीक है। पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उस इंफॉर्मेशन की बिना पे 4 में से एक आप एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें से फिर आगे एलिमिनेशन प्रोसेस आपने अडॉप्ट करने हैं। अब ये एलिमिनेशन ग्रामर की बेस पे भी हो सकती है, टेक्स्ट की बेस पे भी हो सकती है, मल्टीपल चीज़ों की बेस पे हो सकती है। हर सवाल में एलिमिनेशन का तरीक़ाकार फ़र्क होगा। और फिर आपने इन्फ्रेंस करनी है। बेसिकली यहाँ आपके पास 3 रह जाएंगी, 3 में से भी एक निकल जाएगा, यहाँ आकर 2 आपके पास रह जाएंगी। इन्फ्रेंस करेंगे तो इन 2 में से भी एक जो है वो आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू रीच द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नंबर 4 पे, ये जो नंबर 4 टेक्निक है, ये बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसी को ऐड करने के लिए है कि एलिमिनेशन के लिए आपको हेल्प आउट क्या चीज़ करेगी, TDD मेथड, टॉपिक, डिटेल एंड डिटेल्स ऑफ डिटेल, ठीक है। कि आपने टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसकी डिटेल भी देख लेनी है, और अगर ज़्यादातर जो इश्यूज़ है ना आपके, वो इसी पॉइंट तक सॉल्व हो जाएंगे, डिटेल तक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ही आपका सारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। इन केस खुदा न खास्ता कहीं 1-2% केसेस में क्या होगा कि आपको डिटेल ऑफ द डिटेल तक भी जाना पड़ेगा, बट उससे पहले जो है आपका मतलब मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक और डिटेल, इन पर ही जो है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है बेटे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो कि कॉमनली वो पूछ लेते हैं वो है जी, टाइप
ये कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट। वो आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं कि जो टेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये किस टाइप का टेक्स्ट है, ठीक है, किस तरह का टेक्स्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है वो आपसे पूछ लेता है। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है बेटे वो ये कि टेक्स्ट जो है वो आपका मुख्तलिफ़ तरह का टेक्स्ट जो है मुख्तलिफ़ तरह का टेक्स्ट होता है। मैं कुछ टाइप्स जो है वो आपके लिए लिख रहा हूँ। नंबर 1 जो है इसको हम कहते हैं नैरेटिव एसे या नैरेटिव टेक्स्ट, दोनों ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट टेक्स्ट ज़रा स्टोरी भी आ जाती है उसमें, तो इस वजह से हम उसको टेक्स्ट लिख देते हैं। नैरेटिव टेक्स्ट होता है, ठीक है, बल्कि आप उसको टेक्स्ट ही लिख लें, ऐसे से आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। नैरेटिव टेक्स्ट ही बेहतर है आपके लिए। नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है, उसके नाम ही से जाहिर है, नरेट, इट इज यूज्ड टू नरेट सम इवेंट। किसी वाक़े को बयान करने के लिए जो आप टेक्स्ट इस्तेमाल करते हो उसको आप क्या कहते हैं, नैरेटिव टेक्स्ट कहते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा आपकी जो बुक है उससे एग्जांपल्स देता जाऊं सो दैट कि आप अवेयर हों कि हम किस तरह के टेक्स्ट से जो है वो हमारा पाला पड़ेगा, ठीक है। अब नैरेटिव टेक्स्ट के एग्जांपल्स क्या हैं, मसलन आपकी शॉर्ट स्टोरीज जितनी हैं पार्ट 1 में, उनमें से मेजॉरिटी जो हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो हैं वो क्या हैं, नैरेटिव हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरियाँ होती ही नैरेटिव है। मसलन आप देखें बटन बटन है, वो क्या है, नैरेटिव स्टोरी है, ठीक है। आपको एक वाक़े के बारे में बताया है। द फुलिश क्वैक क्या है, ये एक नैरेटिव स्टोरी है, ठीक है। और लाजमी नहीं स्टोरीज ही में हो, मतलब वेयर आर यू गोइंग, ओज़िमैंडियस, ये क्या है, ये नैरेटिव टेक्स्ट हैं। आपको एक वाक़े के बारे में जो है, एक इंसिडेंट के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो नरेट करना किसी चीज़ को, किसी वाक़े को नरेट करना, उसको हम जो है वो नैरेटिव टेक्स्ट कहते हैं। दूसरा आ जाता है जी डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव नाम इससे जाहिर है, टू describe some object or किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सनालिटी को, किसी जगह को भी इवन डिस्क्राइब करने के लिए जो हम चीज़ लिखते हैं और जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहते हैं। मसलन आपने लुईस पास्चर के बारे में पढ़ा तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कोई इवेंट बयान नहीं कर रहे, हम एक ज़ात को, एक पर्सनालिटी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड आर डिस्क्रिप्टिव। या आपने लुईस पास्चर, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पढ़ा, आपने मुस्तफ़ा कमाल पढ़ा, तो ये जो हीरोज हमने पढ़े ये बेसिकली सारे के सारे क्या थे, ये डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट थे। देन डायरेक्टिव टेक्स्ट होता है जी, ये होता है टू मेक request to convey orders, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल आप अपने पास लिखना चाहें तो लिख लें। हम लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, अपने अब्बा जी को हमने लेटर लिखना है टू इंक्रीज मंथली अलाउंस। नाउ दिस इज डायरेक्टिव ऐसे, ठीक है। आप
अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप अपने छोटे भाई को ख़त लिखते हैं और कहते हैं दैट यू मस्ट पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, तो ये क्या है, ये सारे के सारे डायरेक्टिव एसेस हैं। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्टिव का मतलब ही बेसिकली होता है हुक्मनामा, ठीक है, तो ऑर्डर करना, कमांड करना जो है उसको हम जो है डायरेक्टिव एसेस जो है वो कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे मैं इधर लिख देता हूँ एक्सपोजिटरी एसेस जो हैं वो होते हैं जी, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, टू elaborate an idea और व्यू पॉइंट। किसी व्यू पॉइंट को जो है वो एलाबोरेट करने के लिए जो है वो हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोजिटरी, एक्सपोज से आप इसको याद रख सकते हैं, उसी से ही बेसिकली ये डराइव भी हुआ है। एक्सपोज क्या है कि आप कोई चीज़ है, कोई मसला है, कोई पजल है, कोई एनिग्मा है, उसको आप क्या कह रहे हैं, यू आर एक्चुअली एक्सपोजिंग इट, ठीक है। तो चूंकि उसको हम एलाबोरेट कर रहे होते हैं इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी एसेस कहते हैं। मसलन आपका द डाइंग सन, ठीक है, एक एक्सपोजिटरी एसे है, ठीक है, या आपका सपोज हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये क्या है, एक एक्सपोजिटरी ऐसे है। चाइना इज वे टू प्रोग्रेस क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी है लेकिन एक्सपोजिटरी भी है। वजह उसकी क्या है कि एक जो पजल है, एक एनिग्मा है, एक मसला है जदीद दुनिया के, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको जो है वो बेसिकली इन एसेज में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो ये सारे जो कि किसी मसले को एक्सपोज करते हैं उनको हम जो है वो एक्सपोजिटरी एसेज जो है वो कहते हैं। नंबर 5 पर बल्कि एसेज मैंने दोबारा से लिख दिया, आप फिर कंफ्यूज होंगे, टेक्स्ट ही बेटर है। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट आपको नाम ही से जाहिर है, ठीक है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंटेटिव, टू have a debate, जब किसी भी इशू पर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग राय, दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, उनके बारे में बात की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये डायलॉग्स पढ़ते हैं, ठीक है, आपके बुक 2 में उन्होंने ऐड किया, तो ऑल्दो वो हमारे उस तरह से सिलेबस में शामिल नहीं है, दैट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट वो जो हम डायलॉग पढ़ते हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ आर्गुमेंटेटिव, अ टाइप ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, योर आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, बिकॉज उसमें एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, एक बंदा कोई बात कर रहा है, अगला बंदा उसके मुतालिक कुछ उससे कहीं डिफर भी कर रहा है, कहीं उसमें ऐड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिबेट्स वगैरह हैं ये सारे के सारे जो है ये हमारे क्या होते हैं, ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है इसको हम कहते हैं। नंबर 6 पे आपका आता है परसुएसिव टेक्स्ट। परसुएड आपने उसमें पढ़ा हुआ है बटन में कि व्हाई डिड मिस्टर स्टीवेट परसुएड नॉर्मा, ठीक है, या कंटिन्यू टू परसुएड नॉर्मा, ठीक है। तो परसुएसिव भी क्या है, टू
ठीक है, कि किसी को परसुएड करना कि वो कोई ख़ास तरह का कह लें कि रवैया या ख़ास तरह का एटीट्यूड जो है उसको, ख़ास तरह की राय, ख़ास तरह की ओपिनियन जो है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर ले। मसलन हमारी जितनी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं ये सारी की सारी क्या हैं, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परसुएसिव टेक्स्ट। ठीक है, जैसे सपोज वो कहता है जी, कोई भी ऐड ले लें, ठीक है, कि ब्राइट ने राइट कर दिया, ठीक है, या आप कह लें कि जी क्या है, एरियल एरियल हु बड़ा कॉमन जो है वो हमारा था। तो वो एरियल की ऐड जो है वो सारी की सारी क्या है, आप बड़ा मतलब बच्चों, आप सारे माशाल्लाह बच्चे जो है वो इस पर अपने अपने टाइम में किसी ना किसी वक्त में क्लास में शुगर भी लगाते हैं इस पर, ठीक है, कि आवाज़ें निकाल के जी एरियल हु। तो वो क्या है, वो बेसिकली परसुएसिव टेक्स्ट है। इसके बाद लास्ट वन जो हमारा वो डिस्क्रिप्टिव भी है, लेकिन मैं उसको एक अलग से भी कैटेगराइज करता हूँ। वो होता है जी फैक्चुअल इन्वेस्टिगेटिव टेक्स्ट। ठीक है, जिसमें किसी एक्सपोजिटरी से ये मिलता जुलता है, डिस्क्रिप्टिव से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, कि किसी सर्टन चीज़ पर जो है वो रिसर्च बेस्ड चीज़ होती है और वो रिसर्च करके हम कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आपके जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फैक्चुअल और इन्वेस्टिगेटिव टेक्स्ट। ठीक है, कि एक इन्वेस्टिगेशन करके, एक पूरी स्टडी करके उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ सर्टन चीज़ें हम इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब इसके मुतालिक सवाल क्या आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि पहला सवाल आ जाएगा कि व्हाट इज़ द टाइप, व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ दिस टेक्स्ट। कि आपको एक उसने पैसेज दिया हुआ है और उसी पैसेज के मुतालिक वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द कैटेगरी, व्हाट इज़ द टाइप, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पैसेज इट इज़। ठीक है, नीचे वो ऑप्शन दे देगा, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डायरेक्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव, फैक्चुअल, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको दे देगा। एक दो छोटी छोटी चीज़ें और भी लिख लें इन्हीं के साथ ही। फिक्शन और साइंस फिक्शन, ये अक्सर वो आपसे जो है वो पूछ लेते हैं कि फिक्शन क्या होती है जी। अनरियल स्टोरी और साइंस फिक्शन क्या है, ये अनरियल स्टोरी है बेस्ड ऑन, ठीक है, कि कोई भी ऐसी, जैसे हम जिन्नों परियों की कहानियां सुनते हैं तो वो क्या है, ऑल ऑफ देम आर फिक्शन। आपने वो डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट पढ़ी है, वो बेसिकली साइंस फिक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह के टेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपने ज़रा जहन में रखने हैं कि ये सर्टन टाइप्स हैं। और इसी के साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सारे वाइंड अप कर लेंगे, कोशिश करेंगे, और देन इंशाल्लाह फिर हम अपने टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। और ये जो कुछ हमने पढ़ा है, ये टेस्ट में जब आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर आप फील करेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि येस वी हैव लर्न समथिंग वेरी मिरेकलस एंड वेरी मैजिकल। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।